Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद आप आखिरी बिंदु जिस पे मैं आप दोनों विद्वानों की राय चाहता हूं वो है लेफ्ट, कितना बचा हुआ है लेफ्ट। और एक तो लेफ्ट के पुराने काडर ने हमसे ये भी कहा कि देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि इनकी आईएसएफ और कांग्रेस से भी कम सीटें आए। दूसरे ने कहा कि डबल डिजिट में पहुंच पाएगी सीपीएम क्या इस बार। जो सूर्यकांत मिश्रा बोल रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पे टीएमसी के साथ नहीं जाएंगे, साथ लाने लायक बचेंगे भी या नहीं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी तो मिक्स बयान देने लगे हैं। तो लेफ्ट का ये बुरा हाल क्यों हुआ? लेफ्ट 2011 के बाद से लगातार किस तरह की टेक्निकल मिस्टेक्स कर रहा है, और लेफ्ट के साथ जो कांग्रेस है, आप समझिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों नजर तक नहीं आए। बंगाल के चुनाव में असम गए, केरल गए, तमिलनाडु भी गए राहुल गांधी। तो बंगाल उनकी प्रायोरिटीज में कितना नीचे है? क्या इस वजह से है कि वो भविष्य में अगर कभी वो ऐसा एक बीजेपी के विरोध में महागठजोड़ बनाए तो उसमें टीएमसी के आने की गुंजाइश बनी रहे, इसलिए बहुत खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं। और ये कई लोगों ने ऐतराज जताया जो लेफ्ट से जुड़े हुए थे कि किस आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर आप अब्बास सिद्दीकी जैसे नेता के साथ चले गए जो खुल के रिलीजियस टोन इस्तेमाल करता है। और तब जब सीपीएम का एक बड़ा वोट बैंक बांग्लादेश वाले हिस्से से आया जो रिफ्यूजी था, हिंदू रिफ्यूजी, वो आपके साथ लगातार दशकों तक खड़ा रहा, आपकी लीडरशिप उससे आई। और उनको सबसे ज्यादा जिस चीज से दिक्कत थी उन रिफ्यूजीज को, वो थी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट से। और अब आप उन्हीं के साथ खड़े हैं जो उस तरह की भाषा बोल रहे हैं। प्रोफेसर चक्रवर्ती, देखिए, पहले तो ये बात ये है 2011 से बाद ममता का जो ऑपोजिशन फ्री पॉलिटिक्स, ये एक अप्रोच, कोई माने ऑपोजिशन को नहीं रखेंगे, पंचायत में नहीं रखेंगे, म्यूनिसिपैलिटी में नहीं रखेंगे, कोऑपरेटिव में नहीं रखेंगे, इसका जो फिलोसॉफी था ये इसको हमने विद इन टर्म बोल रहा है जो ऑपोजिशन फ्री पॉलिटिक्स। इसमें इतना तेज था, उसको टीएमसी का गुंडागर्दी था उसमें जुड़ा हुआ था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें जुड़ा हुआ था, और एक के बाद एक पंचायत म्यूनिसिपैलिटी जो लेफ्ट के साथ था, कांग्रेस के साथ था, जो जिला परिषद कांग्रेस के साथ था, उस सब को ममता ने अपना ढंग से वो कैप्चर किया था। लेफ्ट और कांग्रेस प्रोटेक्शन, उनका जो कार्यकर्ता है, वो जो कर्मी है, उसको वो प्रोटेक्शन नहीं दे सका। और बीजेपी 2014 से बाद 2015-16 से हम देख रहे हैं, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पावर सत्ता में है सेंट्रल, और एटलीस्ट ऑपोजिशन वोटर जो है, ऑपोजिशन जो सपोर्टर है, उनको वो ये तो दे कन्विंस्ड हमने सत्ता में है दिल्ली में। अब अमित शाह बार बार ये वेस्ट बंगाल में विजिट किया, वो बोला हमने देखेंगे ममता को, वो आंखों से आंख डालकर बात कर रहा था। उसमें ऑपोजिशन वोटर को भरोसा मिला ना, लेफ्ट नहीं पाएगा हमको प्रोटेक्शन करने के लिए, कांग्रेस नहीं पाएगा, ये अगर कोई पारे तो बीजेपी पाएगा कि उसको पास सत्ता है सेंट्रल में, ममता के साथ लड़ाई कर सकते हो। ये जो बेसिक थिंकिंग, इस परसेप्शन, इसके ऊपर ही बीजेपी में सब टीएमसी विरोधी जो वोटर है गांव में सब इकट्ठा हुआ। और 2018 पंचायत में टीएमसी इतना बुरा किया, इतना मारपीट किया, इतना पॉलिटिकल किलिंग, ऑपोजिशन फ्री पॉलिटिक्स में उनको वो जुड़ गया था, जे हर वोटर अपना जो राइट है उसके ऊपर वो 2019 में मतदान किया, 2019 लोकसभा इलेक्शन में मतदान किया अपना हक बचाने के लिए। उसी के लिए बीजेपी सरप्राइजिंगली 18 सीट उनको मिला। अब बीजेपी अगर ये समय सत्ता में आए, ये रूरल फेनोमेनन होगा। पहले बार बीजेपी ऑल इंडिया में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का पार्टी है। बीजेपी ऑल इंडिया में
अर्बन सेमी अर्बन का पार्टी है, लेकिन इवन गुजरात में आप देखें तो गांव में ज्यादा ऑपोजिशन है, शहर में बीजेपी ज्यादा है। 2000 लास्ट गुजरात इलेक्शन में भी ऐसा ही रिजल्ट मिला था। लेकिन पहले बार भारत में एक स्टेट होगा बांग्ला, जहां बीजेपी सत्ता में आएगा। गांव से, गांव का वोटर उसको वोट मिलेगा, उसके लिए वो सत्ता में आ सकते। लोकसभा में ऐसे ही हुआ। लोकसभा में जो सीट उन्होंने जीता, सबसे जीता वो शहर का, गांव का सीट। कलकत्ता आसपास सीट उनको नहीं मिला। इस बार भी हमारा लगता है गांव में उनका थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, लीडरशिप हुआ, और उसके बाद गांव का जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स उसमें दम आ गया, तेज हुआ। अगर शहर में आप आए, शहर में एंटी इनकम्बेंसी, तृणमूल का विरुद्ध में एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन पोलराइजेशन उतना नहीं है। कलकत्ता आसपास आप देखें तो उसमें पोलराइजेशन का तेज कम है, ज्यादा से ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी, सरकार प्रतिष्ठान विरोधी, सरकार विरोधी हवा तेज है। लेकिन सरकार विरोधी हवा में अगर लेफ्ट कांग्रेस 12 से 15% वोट मिले तो ज्यादा से ज्यादा सीट में तृणमूल का एडवांटेज मिलेगा। क्यों? ऑपोजिशन वोट स्प्लिट होगा। गांव में लेफ्ट और कांग्रेस का 5% से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा, लेकिन शहर में जो लेफ्ट लिबरल का दबदबा है, इसमें लगता है सीट ज्यादा तो नहीं मिलेगा। लेफ्ट और कांग्रेस का सब मिलकर 20 से 22 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन उस शहर अंचल में तो पोलराइजेशन नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन इतना तेज नहीं है। इसमें एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी वोट अगर लेफ्ट कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ जाए तो ज्यादा से ज्यादा सीट में टीएमसी का एडवांटेज मिलेगा। मेरा आज ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो चेंज भी हो सकते। बीजेपी लेफ्ट का ये जो चुनाव है, इसमें दो उनका पॉजिटिव थिंकिंग था। एक कैंडिडेट लेकर यंग जनरेशन को उन्होंने कैंडिडेट में ये अपॉइंट किया। सब एजुकेटेड यंग न्यू। पहले वेस्ट बंगाल में लेफ्ट सब उसको एक बांग्ला में बोलता है विद्धतंत्र। ओल्ड पीपल आर देयर, ओल्ड गार्ड्स आर देयर इन सीपीआईएम पॉलिटिक्स, बट they appointed all new generation. They have nominated their candidate. Most of them are educated, young generation, and this is a paradigm shift from old guard to new guards in left politics. And second is that left populist politics में उनको स्टार्ट किया। वो जैसे ये इलेक्शन कैंपेन कर रहा है, स्लोगन दे रहा है, उसमें पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का टच है। पहले वो लोग उनको जो कल्चर था गणनाट्य इज ए काइंड ऑफ ओल्ड मार्क्सिस्ट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दे प्रोमोटेड द इलेक्शन कैंपेन, दे वर एंगेज इन इलेक्शन कैंपेन। लेकिन ये साल जो हम लोग देखा एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, वो पॉपुलिस्ट सॉन्ग, पॉपुलर सॉन्ग उसको पकड़कर वो प्रचार कर रहा है, पार्टी का प्रचार कर रहा है। सो एक नया कैंपेन ढंग आया, लेकिन इससे उनका ज्यादा से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा। हमें लगता है जो यंग सेकुलर जो वोट है, जो पार्टी बीजेपी को ठहराना चाहते हैं, वो लोग वोट तो जरूर लेफ्ट कांग्रेस को करेगा। लेकिन उससे अर्बन, ये बेसिकली अर्बन फेनोमेनन, गांव में लेफ्ट कांग्रेस का उतना वोट नहीं है, 5% से ज्यादा नहीं है। लेकिन शहर में ऐसा हो सकते 12 से 15% उसको वोट मिल सकते हैं जुट को। जहां ये वोट मिलेगा वहां तो डेफिनेटली टीएमसी को एडवांटेज मिलेगा, कि ऑपोजिशन स्प्लिट का तो फायदा टीएमसी की मिलना है। इससे पहले कि मैं अपने साथी प्रशांत मुखर्जी के पास इस विषय पर आखिरी टिप्पणी के लिए आऊं, मैं अपने हिस्से की 2-3 चीजें जोड़ना चाहूंगा। बीते दिन मेरी बीजेपी के एक बहुत सीनियर लीडर से बातचीत हो रही थी, और भी वहां पर पत्रकार मौजूद थे और अनौपचारिक चर्चा थी। उसमें ये बात आई, किसी ने फिर से ये कहा, यही सवाल जो प्रोफेसर चक्रवर्ती ने बोला कि साहब बीजेपी तो ये पहली बार होगा कि रूरल से जीत के और फिर अर्बन कैप्चर कर रही क्रमशः। एंड ही डिसएग्रीड विद दिस ऑब्जर्वेशन। ही सेड कि इट्स अ वेरी पॉपुलर मिथ
कि बीजेपी शहरी पार्टी है। ही सेड कि आप देखिए हमारे सारे बड़े लीडर अपना पहला चुनाव या अपने शुरुआती चुनाव किन इलाकों से जीत के आते हैं, और हम एक दिल्ली का बात छोड़ दें, आप देखिए मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलुरु में या कोलकाता में कब जाके मजबूत होते हैं। बेंगलुरु में हम बहुत बाद में एक फोर्स बन पाते हैं, मुंबई में बहुत बाद में फोर्स बन पाते हैं। तो शहरों में हम उतने प्रभावी नहीं थे। जो टियर 3 सिटीज थे, गांव कस्बे थे, वहां से जनसंघ की जीत की शुरुआत होती है। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उदाहरण देते हैं कि वो जौनपुर से चुनाव लड़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हैं कि वो बलरामपुर से संसद में पहुंचते हैं। इस तरीके के कई उन्होंने उदाहरण दिए। तो उन्होंने कहा कि ये जब राम जन्मभूमि का मूवमेंट आया, उसके बाद ऐसा हुआ कि 89 ऑनवर्ड्स हमने शहरी इलाकों से कांग्रेस को बेदखल करना शुरू किया, और उसके बाद से ये परसेप्शन मजबूत होता चला गया। दूसरी बात जो यहाँ पर कही गई, प्रोफेसर चक्रवर्ती ने कही कि एक यंग लीडरशिप ला रहा है सीपीएम भविष्य को ध्यान में रखते हुए। एक लेफ्ट की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए बड़े युवा चर्चित आइडियोलॉग माने जाते हैं, उन्होंने भी इस ऑब्जर्वेशन पर एतराज जताया। उनका ये कहना था कि सिर्फ यंग फेसेस ले आने से परिवर्तन थोड़ी ना हो जाएगा, जो टॉप लीडरशिप है वहां पे वो यंगस्टर्स कहाँ है। और दूसरी चीज उन्होंने कही कि टॉप लीडरशिप में भी आप अगर यंगस्टर्स ले आओ तो उतने से भी बदलाव नहीं होगा। पॉलिसी और प्रोग्राम कहाँ है जिसमें आप हेड ऑन भिड़ सको? वो कहाँ गई वो ऊर्जा जिसमें आप गांव गांव जाते थे, चीजों को दुरुस्त करते थे, जो आपने लेट 70s में की, जिसके जरिए आपने पावर कैप्चर की, और 80s में की। 80s में आपने पंचायत सिस्टम को मजबूत किया, गांव के लेवल पर मेडिकल फैसिलिटी, गांव के लेवल पर स्कूल, आपके टीचर थे जो वो आपकी पार्टी का अभिन्न हिस्सा माने जाते थे, दे यूज्ड टू बी अ वेरी रिवर्ड फिगर। लेकिन 80 ऑनवर्ड्स आप उस ग्राउंड पर भी लगातार हारते चले गए। तो आप सिर्फ यंग लीडरशिप को ले आओ, या फॉर आर्ग्यूमेंट से उस यंग लीडरशिप को सेंट्रल लीडरशिप में भी रिप्रेजेंटेशन दो, पर जो थर्ड चीज है पॉलिसी, प्रोग्राम, लड़ाकापन, जो किसी तरह से केरल की लेफ्ट यूनिट ने बचा के रखा है। हालांकि जैसे ही केरल की लेफ्ट यूनिट का जिक्र आता है, वो एक पॉपुलर टर्म भी चलने लगता है, मोदी इन मुंडू, कि वहां पे भी वो कलेक्टिव लीडरशिप से एक अथॉरिटेरियन लीडरशिप की तरफ बढ़े, जहां पर पिनराई विजयन ने पार्टी पे भी होल्ड रखा है, सरकार पे भी होल्ड रखा है, और इसलिए वो फाइट में नजर आ रहे हैं। तो वो उनका पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3, जो मैं कोलकाता में 2-3 दिनों से कई ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ जो एकेडमिक सर्कल में हैं, जो किसी तरह एक एडजस्टमेंट करके लेफ्ट से टीएमसी की तरफ आए थे, और वो एक सेंस ऑफ रेजिग्नेशन में जी रहे हैं कि हाँ, हमें लग तो रहा है कि बीजेपी आ सकती है, लेकिन हम अभी तैयार नहीं है। या हमने नंदीग्राम में देखा कि किस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज की जो फैकल्टी है वो वहां पर ममता बनर्जी के लिए प्रचार कर रही थी। और उसी क्रम में ये बात आई कि लेफ्ट का कुछ एक काडर है जो घर पे जाके ये भी बोल रहा है कि मासीमा इस बार राम, अगली बार वाम। लेकिन कई लोगों का कहना है कि इट्स अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर, कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि अभी हम थोड़ी सी जमीन गंवा देते हैं, एक टैक्टिकल रिट्रीट कर लेते हैं, एक बार टीएमसी खत्म हो जाएगी तो अगेन इट विल बी राइट वर्सेस लेफ्ट, पर तब तक आप कितने बचे रहेंगे एक बार जब आप ये जमीन गंवा देंगे? और आप किस स्ट्रेटजी से, ऑटोमेटिकली तो आप रैलिंग पॉइंट नहीं बनते ना। बीजेपी 2011 में भी थी, 2016 में भी थी, बीजेपी उससे पहले भी थी, लेकिन जब आपने अपनी पूरी फोर्स लगाई, कार्डर लगाया, लीडर लगाया, नैरेटिव लगाया, स्ट्रेंथ लगाई, माइट लगाई, उसके बाद आप रैलिंग पॉइंट बने ना। 2011 में एंटी इनकम्बेंसी रैलिंग पॉइंट ममता बनर्जी थी, 2021 में वो रैलिंग पॉइंट बीजेपी दिख रही है। प्रशांत, योर टेक। सौरभ, मैं आपकी बात से बहुत 90% अग्री करता हूँ, बस इसमें एक चीज जो मैं छोटी सी जोड़ना चाहूंगा वो ये है कि एक्चुअली लेफ्ट की ये कोशिश थी कि वो विन बैक कर ले अपने वोट्स को, क्योंकि कोई भी पार्टी चाहेगा कि उनकी ताकत मजबूत हो। जब ये ग्राउंड पर गया, वहां से रेजोनेशन नहीं मिला, तब एक्चुअली मेरे जो लेफ्ट के बहुत सारे मित्र हैं जिनसे मैं लगातार इस दौरे में मिला हूं पर्सनली और जब डिस्कस किया हूं, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, नोदिया जिले में बहुत सारे होल टाइमर्स हैं, बांकुड़ा में होल टाइमर्स हैं, इस जगह जो पूर्णकालिक सदस्य हैं, उनके जबान से अगर मैं बताऊं, उन्होंने जो मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि हमने तमाम कोशिशों के बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक बार हमें देना ही है वोट बीजेपी को, एक बार लाने तो दो, आप तो यहीं हो, आप कहीं नहीं जाओगे, आपसे लड़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो नीचे का कार्डर है ना, वो पूरी तरह से हार गया इस नैरेटिव को लेके जाने में। और जो आप बता रहे हैं कि कार्डर मतलब अपने हथियार डाल चुके हैं, ये है स्थिति।
अब जो इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि तृणमूल कांग्रेस आफ्टर ऑल एक ऐसी पार्टी थी जो कोई आइडियोलॉजी से बैक्ड नहीं थी। यहाँ जो सबसे बड़ा परिवर्तन अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने में कामयाब होती है वो होगा कि एक पॉलिटिकल आर्म है बीजेपी, एक विशेष विचारधारा के, और वो उस विचारधारा के पीछे आरएसएस है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसके पैर अभी पश्चिम बंगाल में नहीं फैले हैं, वो फैलाएगा। ये मतलब ऐसे बहुत चुनाव हुए होंगे, यहाँ बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी से गेन किया है। जब आरएसएस अपने पैर फैलाना यहाँ शुरू करेगा, वहां आइडियोलॉजिकल बैटल बीच में आएगा। क्योंकि अगर तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने लेफ्ट के लोगों पर वायलेंस किया है, तो वो जैसे प्रोफेसर विश्वनाथ बता रहे थे और एब्सोल्युटली एकदम ऑन पॉइंट बता रहे थे कि वो तो ऑपोजिशन को खत्म करने वाला एक टेक्निक था जो लेफ्ट भी करना चाहता था, जो ममता बनर्जी दरअसल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लेफ्ट एक आइडियोलॉजी से ड्रिवन था, तृणमूल कांग्रेस कोई आइडियोलॉजी से ड्रिवन नहीं था। ममता बनर्जी ने वो पार्टी सोसाइटी के अंदर मनी पैसा इन्फ्लक्स कर दिया, उसके बाद उन्होंने जो क्लब्स होते थे उनके थ्रू गवर्नेंस चलाना शुरू किया। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप परिवर्तन हो जाएगा तो उनके ऊपर एक आइडियोलॉजिकल फोर्स होगा, और जब आरएसएस काम करेगी तो बहुत नीतिगत ढंग से काम करेगी, वो उसका एक काम करने का तरीका दूसरा होगा। और इसी में जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंगाल ने पार्टीशन 2 बार झेला है। बंगाल इज वेरी मच अ रिलीजियस सोसाइटी, बट रिलीजन वाज नेवर अ पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज उसको उस तरह से यूज नहीं किया जाता था हमेशा से। बंगाल में आप दौरा कर रहे हैं सौरभ, आपने भी बहुत जगह देखा होगा, बहुत अलग फेनोमेना जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हिंदू होटल, मुस्लिम होटल, पॉलिटिकल डिवाइड, पोलराइजेशन नॉर्थ में भी है, बट नॉर्थ में आपको होटल के नाम के आगे हिंदू होटल लिखा हुआ नहीं दिखेगा या मुस्लिम होटल लिखा हुआ नहीं दिखेगा। नाज होटल आप उससे समझ लेते हैं कि वो एक मुस्लिम होटल है नाम, मगर बंगाल में वो क्लियर है। आप लाइन से ट्रैवल करिए हाईवेज के साइड में, वहां हिंदू होटल आपको लिखा हुआ दिखेगा। शहरों में, रूरल टाउन्स में आपको दिखेगा। सो दिस सेंटिमेंट, वही जो प्रोफेसर चक्रवर्ती बता रहे थे कि जो बीजेपी का पॉलिटिकल प्लान था उस पे बीजेपी कामयाब हो चुकी है, वो सेंटिमेंट 4 पे आ गया है। उदाहरण के लिए एक एनेक्डोटल बात बताता हूँ, डायमंड हार्बर में था। डायमंड हार्बर एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर पंचायत चुनावों में उम्मीदवार तृणमूल के अलावा और कोई नहीं था। उसमें मुस्लिम सिर्फ 30% है, 70% के आसपास हिंदू है। तो हम एक मोहल्ले में पहुंचे और रुके, गाड़ी रोक के, जैसा हम हमेशा करते हैं, रिपोर्ट से पहले बहुत देर एंगेज करते हैं ताकि वो हमसे खुल जाएं और हमसे बात कर सके। तो उन्होंने मुझसे एंगेज किया, बात करने लगे, तो मैंने कहा आप बात करने में कतराएंगे तो नहीं? तो कहता नहीं, यहाँ तो किसी बात का डर नहीं है, यहाँ तो सारे हिंदू रहते हैं। मैंने कहा मैंने तो एक बार भी नहीं पूछा, मैंने मतलब डर तो कहीं से भी हो सकता है क्योंकि लोग हमसे बात करने से कतराते हैं, शायद आप हमसे डरते हैं। तो बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ जो डर है वो है सत्ता प्रशासन के खिलाफ बोलने से। तो ये जो सारे फैक्टर्स है ना कि पोलराइजेशन अल्टीमेटली एंटी इनकम्बेंसी से हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम्युनल लाइंस पे भी हो गया है क्योंकि जो बैगेज पहले से था वो फ्लेयर अप कर दिया गया है। तो एक वेरी रिलीजियस सोसाइटी में जब आप इस तरह का कोई चीज लेकर आ जाते हैं या इस तरह की कोई चीज आ जाती है तो उसको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और लेफ्ट के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि लेफ्ट अब वो स्पेस एकेडमिया में भी एंजॉय नहीं करता है जो पहले करता था। तो जहां से वो नैरेटिव लेकर जाते थे, जैसे कि आप टीचर्स की बात कर रहे थे, ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन होता था और भी टीचर्स एसोसिएशंस होते थे इनके, जो स्टूडेंट एसोसिएशन और टीचर्स एसोसिएशन में एक सामंजस्य था जहां से ये पूरी बात अपनी करते थे, जहां से ये अपना पूरा मतलब जो, और खासकर की बहुत सारे नेता भी तो टीचर हुआ करते थे, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर होते थे। पार्टी के एलसीज के आज भी नेता सीपीएम के टीचर्स ही हैं, सारे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ये जो नेटवर्क है ये भी कमजोर हो गया है कहीं ना कहीं। तो इसके बाद लेफ्ट के लिए एक आइडियोलॉजिकल बैटल होगा पश्चिम बंगाल के अंदर लड़ना, जो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा अगर बीजेपी किसी तरह भी सत्ता में बंगाल में आ जाती है। एक चीज जो यहाँ, एक और चीज जो डेवलपमेंट हो सकता है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो ये है कि देखिए इस समय बीजेपी के उत्थान में बहुत सारे लोग जो है वो अंदर में ग्राउंड लेवल कैडर्स में लेफ्ट के वोटर हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी देखी लेफ्ट के अंदर जो पार्टी का जो मशीनरी था वो पूरा एक पिरामिडल स्ट्रक्चर था, फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच चलता था, वो उन्हें बीजेपी में भी देखने को मिला। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अंदर वो ऐसा नहीं था, पार्टी के 4-5 तरह के फैक्शंस हुआ करते थे और कोई अप्रोच उस तरह का दिखता नहीं था। तो इस वजह से बहुत ज्यादा रेजोनेट किया है लोगों ने बीजेपी के साथ। और लेफ्ट के लिए आप बहुत सही बता रहे थे कि बहुत यंग लोगों को टिकट दिया है,
बिल्कुल दिया है, लेकिन वहां पर बहुत सारी चीजों में गलती भी की है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सृजान भट्टाचार्य इनके एसएफआई के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं और सिंगूर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि सृजान ने हमेशा अपनी जिंदगी कलकत्ता में बिताई है, वो कलकत्ता में रहे हैं, अभी स्टूडेंट विंग के सेक्रेटरी बने। तो अगर सिंगूर के किसी युवा को टिकट दिया जाता सिंगूर से, तो वो वहां पर मेहनत करके या आगे बढ़ने में कामयाब हो पाता या उसका एक ग्राउंड रहता। जैसे कि इन्होंने वो किया है, अपने मधुजा सेन रॉय को झाड़ग्राम से दिया, वो झाड़ग्राम के रहने वाली। तो ये भी फैक्टर लेफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस जगह आप कैंडिडेट दे रहे हो वहां से ऐसा ना लगे कि पैराशूटिंग की गई है कैंडिडेट की।